सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो हमें नींद से जगाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हिंदी साहित्य की सुंदर रचनाओं को आपके लिए सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की एनआईओएस हिंदी पुस्तक का अध्याय 12, इसे जगाओ, जिसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। यह कविता हमें समय की कीमत, सजगता और कर्मशीलता का संदेश देती है। तो आइए नींद और आलस्य से बाहर निकलकर इस प्रेरणादायक कविता की गहराई में उतरे और जाने कि कैसे प्रकृति के उपादान हमें जीवन में जागरूक और सक्रिय रहने की प्रेरणा देते हैं। पाठ का नाम है इसे जगाओ। सपना वह नहीं होता जो नींद में आए, बल्कि वह होता है जिसे पूरा किए बिना नींद न आए। अब आप ही तय कीजिए कि सपना पूरा करने के लिए आप नींद में पड़े रहना पसंद करेंगे या जागकर, सजग होकर, सतर्क होकर सपने को पूरा करेंगे। यह भी सोचिए कि क्या बिना जागे कोई काम पूरा हो सकेगा? यदि नहीं, तो फिर आलस्य क्यों, नींद क्यों, तंद्रा क्यों? क्यों न जागे और सजग होकर इस कविता का आनंद ले? क्या हम उन पक्षियों से कुछ सीखेंगे नहीं जो भोर में हमारे द्वार हमें जगाने आए हैं? पाठ में आगे पढ़ने से पहले इस पाठ के उद्देश्यों को समझ ले। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप समय पर सजग रहने का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे। सोकर पड़े रहने और जागने वाले व्यक्तियों के व्यवहार पर विश्लेषणात्मक चिंतन कर अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। किसी विपत्ति से घबराकर भागने और लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलने में अंतर के बारे में उल्लेख सकेंगे। जीवन में समय नियोजन के महत्व का वर्णन कर सकेंगे। कविता का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर सकेंगे। कविता की भाषा पर टिप्पणी कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब इस पाठ का मूल पाठ को पढ़ ले। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ भाई। पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ, वक़्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा, ये तो जो आगे निकल गए हैं, उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। चलिए अब इस पाठ को समझते हैं। अंश पहला। आइए अब हम कविता के अर्थ पर विचार करें। इसे समझने से पहले कविता की प्रथम 10 पंक्तियों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों में सूरज, हवा और पक्षी, इन तीनों को संबोधित किया गया है। संबोधन का तरीका बड़ा ही आत्मीय है, जैसे हम घर के भीतर ही परिवार के किसी सदस्य से बात कर रहे हों। भई सूरज, भई पवन, भई पंछी। आप जानते हैं कि सूरज जिंदगी देने वाला है। वह हमें प्रकाश तो देता ही है, ऊष्मा भी देता है, जो इस संसार को प्राणवान बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। सूरज के निकलने पर ही मनुष्य और पशु पक्षी जागते हैं और रोजमर्रा के कामों में जुट जाते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति का दूसरा अति आवश्यक तत्व है हवा। हवा लगातार कभी तेज, कभी हल्की और कभी बहुत हल्की चलती ही रहती है। हवा हमेशा गतिशील रहती है, सक्रिय रहती है। प्रकृति के जीवंत होने का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है पक्षियों का कलरव, यानी पक्षियों का चहचहाना और उनकी अन्य आकर्षक गतिविधियां। अब जरा बताइए कि अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो उसे जगाने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसे हिलाएंगे, उसे आवाज देंगे, उसके कानों पर चिल्लाएंगे। इस कविता में एक सोए हुए आदमी का चित्र है, मगर यह जो सोया हुआ आदमी है, वह नींद में सोया हुआ नहीं है, बल्कि जैसे सोने वाला आदमी आसपास के वातावरण से बेखबर रहता है, उसी तरह यह आदमी इस अर्थ में सोया हुआ है कि उसके इर्द गिर्द की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है, इससे वह अनजान है। यह आदमी वक़्त को ठीक से नहीं पहचान रहा। दुनिया और समाज का आज का सच क्या है, उसे पता नहीं है। वह इस सबसे बेखबर सपनों में खोया हुआ है। क्या आप सपने देखने और सपनों में खोए रहने में अंतर बता सकते हैं? जी हां, सपने देखना और सपनों में खोए रहना, ये दो अलग-अलग स्थितियां हैं। सपने देखना आदमी की जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। हम भविष्य के लिए सपने बुनते भी हैं और सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन सपनों में खोए रहने का अर्थ है
केवल कल्पना में डूबे रहना, जीवन में निष्क्रिय होना। जो आदमी सपनों में खोया रहता है, वह सपने के सच को पाने के लिए प्रयास करने का समय खो देता है और तंद्रा टूटने पर खुद को वहीं का वहीं खड़ा पाता है। अब आप समझ गए होंगे कि कवि ने किस खूबसूरती से आम शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी सावधानी से कि बात तो विशेष है किंतु शब्द आसान। तो आइए कविता की इन पंक्तियों पर फिर से विचार करें। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो समय के सच को न पहचान कर उसके साथ न चलते हुए अपने हवाई किले बनाते रहते हैं। दरअसल वे लोग आंखें खुली होते हुए भी सोए हुए व्यक्ति के समान हैं। इस तरह की अनेक कहानियां आपने बचपन में पढ़ी या सुनी होंगी। शेख चिल्ली की कहानी तो आपने अवश्य सुनी होगी, जिसमें शेख चिल्ली सपनों में खोया रहता है और अपना सर्वस्व गंवा देता है। इसी प्रकार आपने टेलीविजन पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल देखा होगा, जिसमें मुख्य पात्र सपनों में ही खोया रहता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। कवि सूरज से ऐसे व्यक्ति को जगाने के लिए कहता है, उसके भीतर क्रियाशीलता की गर्मी भर देने के लिए कहता है। वह हवा से कहता है कि वह उसे हिलाकर उसकी नींद को भंग कर दे, उसके अंदर हरकत पैदा कर दे, ताकि वह उठे और समय के साथ कदम मिलाकर चल पड़े। कवि पक्षी से कहता है कि वह उस व्यक्ति के कानों पर चिल्लाए, ताकि उसका ध्यान अपने सपनों की दुनिया से निकलकर जीवन की वास्तविक दुनिया की ओर आए। वह वर्तमान के सच को पहचान कर अपनी सही भूमिका सही समय पर तय कर सके और लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाए। चलिए अब इस पाठ के दूसरे अंश को समझें। अंश दूसरा। आइए कविता की आगे की 5 पंक्तियां फिर से पढ़ लेते हैं और कवि क्या कहना चाहता है समझने का प्रयास करते हैं। आप ये तो जान ही चुके हैं कि इस कविता में कवि ने सूर्य, पवन और पंछी का आह्वान किया है कि वे सच से बेखबर सोए और सपनों की दुनिया में खोए हुए आदमी को जगाए। इसी क्रम में कवि आगे कहता है कि इसे केवल जगाओ भर नहीं, बल्कि समय पर जगाओ। अगर ये समय पर नहीं जागा तो इसके साथ के लोग आगे निकल जाएंगे, अर्थात दूसरे लोग तरक्की कर जाएंगे और यह पिछड़ जाएगा। समय बीत जाने पर जब इसे पिछड़ने का बोध होगा तो यह उनकी बराबरी करने के लिए घबराकर भागेगा, यानी हड़बड़ाहट में कुछ करने का प्रयास करेगा और कुछ कर नहीं पाएगा। परिणाम यह होगा कि उसे क्रोध आएगा, मानसिक तनाव रहेगा, वह खुद से लड़ता रहेगा और परिणाम स्वरूप वह जीवन में असफल होता चला जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग किन्हीं कारणों से जब किसी काम को टालते रहते हैं तो ऐन वक्त पर उन्हें घबराहट होने लगती है। आप परीक्षा को ही लीजिए। कुछ विद्यार्थी साल भर मन लगाकर पढ़ते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते हैं, उनका पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में भी सहज और शांत रहते हैं और उनका परीक्षा फल भी अच्छा रहता है। इसके विपरीत कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साल भर के समय को बहुत अधिक मानते हुए कहीं और व्यस्त रहते हैं। वे तब जागते हैं जब परीक्षा के दिन नजदीक आ जाते हैं। घबराहट में वे अपने आगे के समय का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। परीक्षा के समय तक उनको धुक-धुकी लगी रहती है, स्मरण शक्ति भी ठीक से काम नहीं करती। अक्सर इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें जो थोड़ा बहुत आता है उसे भी वे ठीक से नहीं लिख पाते। चलिए अब इस पाठ के तीसरे व आखिरी अंश को समझें। अंश तीसरा। आइए कविता की शेष पंक्तियों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि कवि ने सच से बेखबर सोए हुए आदमी को समय पर जगाने का अनुरोध सूर्य, पवन और पक्षी से किया है। यह भी सही है कि सही समय पर अगर आदमी सचेत न हो तो वह हड़बड़ाने लगता है। कवि इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि घबराकर भागने और क्षिप्र गति अर्थात तेज गति से चलने में फर्क होता है। तेज गति का अर्थ तो सही अवसर पर सचेत होना है, सही मौके पर न चूकना है। जो सही अवसर का भरपूर उपयोग करते हैं वे ही प्रगति करते हैं और जो सही अवसर पर चूक जाते हैं वे लाख उठापटक और माथापच्ची करने पर भी प्रगति नहीं कर पाते। सही क्षण में सजग व्यक्ति ही लक्ष्य प्राप्त करता है। इसलिए कवि एक बार फिर सूरज, पवन और पक्षी से अनुरोध करता है कि वे समय के सच को न पहचान सकने वाले व्यक्ति को सच से परिचित कराकर उसके अंदर जागृति पैदा कर उसे क्रियाशील बनाए, यानी उसे सक्रिय करें।
आपने एक दिवसीय क्रिकेट मैच देखे होंगे। जब कोई टीम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू से ही रन औसत पर अपनी पकड़ बनाकर चलती है, तो प्रायः कुछ ओवरों या बॉलों के शेष रहते हुए ही विजय प्राप्त कर लेती है। दूसरी ओर, शुरू में बहुत धीमे खेलने वाली टीम पर जब रन औसत का दबाव बढ़ने लगता है, तो उसके कई अच्छे खिलाड़ी भी खराब शॉट खेलने के कारण कैच आउट या फिर रन आउट हो जाते हैं। ऐसे में अक्सर वह टीम मैच में पराजय की ओर बढ़ जाती है। चलिए, अब इस पाठ के भाव सौंदर्य को समझे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपने इसे जगाऊ कविता को पढ़ा, समझा और उसका आनंद लिया। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने प्रकृति के उन उपादानों से व्यक्ति के अंदर जागृति का भाव पैदा करने का आग्रह किया है जो सृष्टि के आरंभ से ही स्वयं क्रियाशील है। सूरज रोज उदित और अस्त होता है। वह संसार को जीवन ऊर्जा प्रदान करता है और प्रकाश देता है। जीवन की समस्त हलचल का वह स्रोत है। हवा निरंतर चलती रहती है, वह भी संसार को जीवन प्रदान करती है। यह तो आप जानते ही हैं कि पक्षियों का कलरव प्रातःकाल से ही जीवन के गीत सुनाता है। इस तरह सोए हुए या समय की गति न पहचानने वाले आदमी को जगाने और क्रियाशील होने का संदेश देने के लिए यह उचित माध्यम है। कवि ने यहां अपनी कल्पना और जीवन जगत के गहरे अनुभव का प्रयोग किया है। जरा सोचिए, मात्र इतना कह देने भर में वह सौंदर्य कहाँ है कि सोते मत रहो, जागो या सपनों की दुनिया से निकलो और कर्म में लगो। क्या इस कविता को पढ़कर आपने भी ऐसा ही महसूस किया है? कवि ने प्रगति का अर्थ भी बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। प्रगति हड़बड़ाहट में भागने से नहीं होती, बल्कि विचारपूर्वक स्थितियों को समझकर उनका आकलन करते हुए सही दिशा में प्रयास करने से होती है। इसके लिए आदमी को निरंतर सजग और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। भवानी प्रसाद मिश्र ने इसी तरह आम जन जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी की अनेकानेक साधारण सी लगने वाली बातों को अपनी कविता का विषय बनाया है। वे सहज मानवीय संवेदनाओं के कवि है। चलिए, अब इस पाठ के भाषा सौंदर्य को भी समझ लेते हैं। यह भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसे जगाओ। कविता को पढ़ते हुए आपने अनुभव किया होगा कि इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। अन्य कविताओं से तुलना करने पर हम पाते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र कविता में चमत्कार पैदा करने के लिए अब प्रचलित या संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं करते। प्रचलित शब्दों और मुहावरों के प्रयोग से ही वे बड़ी से बड़ी बात कह देते हैं। उनकी एक कविता में कवि को संबोधित करते हुए कहा गया है, जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख और बात भी मुझसे बड़ा तू दिख। जिस तरह आम आदमी बोलता है, उस तरह की भाषा में उच्च कोटि की कविता करना अत्यंत कठिन काम है। भवानी प्रसाद मिश्र ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वे निरंतर आम बोलचाल की भाषा में ही जनता की संवेदनाओं और भावों को व्यक्त करते रहे। वे भाषा की सादगी के समर्थ कवि है। आपने इस कविता में संबोधन पर ध्यान दिया है? भाई, सूरज इसे जगाऊ लगता है, जैसे कवि अपने किसी बहुत ही आत्मीय से बात कर रहा हो। भई के साथ संबोधन हिंदी बोलने वाली जनता की आम शैली है। जैसे, भाई, खाना हो गया क्या? भाई, तुम भी तो कर सकते थे। कवि ने सूरज के पर्यायों दिनकर, मार्तंड, सविता आदि का प्रयोग न करके सूरज ही लिखा है, जो आम बोलचाल की भाषा है। इसी प्रकार पंछी आदि भी आम बोलचाल के शब्द है। कविता में बातचीत की शैली अपनाई गई है। कवि मानो सूरज, हवा और पंछी से, जो उसके नितांत अपने हैं, अपने ही साथी को जगाने का अनुरोध कर रहा हो और फौरन जगाने का कारण बताकर उन्हें तर्क संगत ढंग से समझा रहा हो। चलिए दोस्तों, आपने इस पाठ से क्या सीखा जान ले। पहला, इस कविता में आदमी को जागरूक बने रहने का संदेश दिया गया है। दूसरा, सपनों में खोए रहने वाले आदमी को वास्तविकता से परिचित कराने की आवश्यकता बताई गई है। तीसरा, दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर प्रयास करने को महत्व दिया गया है। चौथा, इन विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के उपादानों का इस्तेमाल किया गया है। पांचवा, भवानी प्रसाद मिश्र सहज मानवीय संवेदना के कवि है। छठा, उन्होंने अपनी कविता में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। सातवां, कविता साधारण शब्दों और आम भाषा में गंभीर विचारों को व्यक्त करने में समर्थ है। आठवां, कविता में बातचीत की शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोस्तों चलिए,
इस पाठ के कवि के बारे में भी थोड़ा जान ले। कवि परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था। हुआ था। इन्होंने कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया और आकाशवाणी में सेवारत रहे। ये गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। नौकरी से अवकाश पाने के बाद इन्होंने गांधी साहित्य के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में भी काम किया। सन 1985 ईस्वी में इनका निधन हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन सादगीपूर्ण था। उन्होंने कविता में भी सहज, सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। आम बोलचाल की भाषा में बातचीत के अंदाज में कविता करने के लिए वे नई कविता के विशिष्ट कवि के रूप में जाने जाते हैं। लयात्मकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख और कालजयी इनकी प्रमुख काव्य पुस्तकें हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की अन्य कविताएं सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश पढ़िए। तो दोस्तों, ये थी भवानी प्रसाद मिश्र की प्रेरणादायक कविता इसे जगाओ। हमने जाना कि सपनों में खोए रहने से बेहतर है सजग होकर लक्ष्य की ओर बढ़ना। समय पर जागना, समय को पहचानना और क्रियाशील बने रहना ही सफलता की कुंजी है। हमें सूरज, पवन और पंछियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हर दिन नए उत्साह के साथ जीवन में सक्रिय रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शिक्षाप्रद और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जागते रहिए, सीखते रहिए। हर दिन नए सपने लाए, सीखने की नई बातें दिखाए। चैनल पे आए तो रुक मत जाना, बटन दबा के रिश्ता निभाना। सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट दिखाओ, बेल आइकन बजाओ, साथ निभाओ। लाइक और शेयर करके बात बनाओ, हमारे संग अपनी दुनिया सजाओ।